everyone, welcome back to Boundless Learning. In today's video, as we have completed the whole chapter of the fundamental unit of life, cell. So today I'll be discussing all the important questions, including short answer type, including MCQ, as well as fill in the blanks. So kindly consider this as your assignment. I'll be posting whole of the assignment questions in the description down below. I'll be posting the PDF. So it's a humble request. Kindly before watching this video, download that PDF from the link given in the description. Try to attempt all the questions and then come here for the solutions of those. So with this, let's get started with the video. The first question is define cell. अब cell क्या होता है? Cell, we know that cell is the structural as well as the functional unit of life. इसको हम structural और functional unit इसीलिए बोलते हैं because cell जो है हर living organism की body को structure भी provide करता है and it performs different functions as well. Next question is what will happen to a cell if its nucleus is removed? तो ये question solve करने के लिए हमें सबसे पहले nucleus का function जानना होगा. Nucleus क्या होता है? Nucleus को हम headquarters of the cell भी बोलते हैं या फिर it is also known as the control center. कंट्रोल सेंटर का यही मतलब है कि सारे जितने भी सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं सेल के, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस. तो अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, द सेल विल अल्टीमेटली डाई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रपोज द सेल थ्योरी. अब सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने प्रपोज करी थी एंड इट वाज मॉडिफाइड बाय सम अदर साइंटिस्ट. So the one who proposed the cell theory was two scientists named Sheldon and Schwann. Sheldon and Schwann were the two scientists who proposed the cell theory. It was further modified by a scientist known as Rudolf Virchow. Okay. Next question we have fill in the blanks. न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम. अब हमें पता है कि जो भी सारे न्यू सेल्स है, यही हमने सेल थ्योरी में पढ़ा था, दैट ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. नेक्स्ट अप, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब हमने दो टाइप के मूवमेंट्स पढ़ी हैं, विच आर डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. अब दोनों में ही वाटर का मूवमेंट होता है, वाटर पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बट यहाँ पे एक और हिंट मेंशन्ड है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो द फाइनल आंसर वुड बी ऑस्मोसिस, क्योंकि डिफ्यूजन में कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होती. नेक्स्ट, द फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ सेल आर. अब किसी भी एक सेल में तीन मेजर कॉम्पोनेंट्स होते हैं, स्टार्टिंग विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन. Second one is the cytoplasm, which is the jelly-like substance, and the nucleus. Protoplasm has two parts. Protoplasm क्या होता है? Protoplasm is all of the living content of the cell. तो protoplasm में आ जाएंगे हमारा cytoplasm as well as the nucleoplasm. इन दोनों प्रोटोप्लाज्म में हमारा पूरे सेल का सारे कंटेंट्स आ जाते हैं विच आर लिविंग, इंक्लूडिंग द साइटोसोल, द सेल ऑर्गेनेल्स, द न्यूक्लियस, द डीएनए एटसेट्रा. न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हैव देयर ओन डैश एंड डैश. इनके पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है. क्योंकि डीएनए खुद का है, इनके पास राइबोसोम्स भी अपने खुद के होंगे, बिकॉज राइबोसोम्स आर अल्टीमेटली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस. The shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस. ठीक है, जब भी हम किसी एक सेल को एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, उस टाइम पर उसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है, जो भी सेल का कंटेंट है, वो श्रिंक हो जाता है एंड इट मूव्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल.
दैट प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस, और प्लाज्मोलिसिस जो सेल कर रहा है उस सेल को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल. नेक्स्ट वी हैव द प्रोसेस बाय विच अमीबा कैन इनगल्फ अ फूड पार्टिकल. इसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस. मतलब किसी भी पार्टिकल को अपने सेल के अंदर लेना. Dash is the manufacture of lipids required for making cell membrane. Endoplasmic reticulum में भी particularly smooth endoplasmic reticulum lipids का manufacture करवाते हैं. A cell that lack nuclear membrane is called a prokaryotic cell, and the nuclear region is called, prokaryotic cell का जो nuclear region है उसको हम बोलते हैं nucleoid. Movement of materials in and out of the cell takes place by, अब जो movement है वो या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो सकता है या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो है जिसमें एटीपी रिक्वायर्ड होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें एटीपी रिक्वायर्ड नहीं, एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती. नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाई एंड नेम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स. अब हमने स्ट्रक्चर्स का नाम बताना है. द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, इसको हम बोलते हैं, अभी हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोइड रीजन है जहां पर न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है, बट अनडिफाइंड इसलिए है क्योंकि कोई प्लाज्मा, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है. साइट ऑफ एनर्जी रिलीज इनसाइड द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, तो सारी एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रोड्यूस होती है. नेम द काइंड ऑफ प्लास्टिड विच इज इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन लीव्स. अब फोटोसिंथेसिस के लिए हमको एक पिगमेंट रिक्वायर्ड होता है विच इज नोन एज क्लोरोफिल पिगमेंट. अभी क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होगा? दिस क्लोरोफिल पिगमेंट विल इन टर्न बी प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट्स. तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर है क्लोरोप्लास्ट्स. नेक्स्ट इज व्हेन डज द क्रोमैटिन नेटवर्क सेपरेट आउट टू फॉर्म क्रोमोसोम्स. अब ये देखो, जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन मटेरियल हमको कुछ ऐसा दिखता है कि थ्रेड्स प्रेजेंट है और थ्रेड्स के ऊपर ये छोटे छोटे बीट्स प्रेजेंट होंगे. दिस इज द क्रोमैटिन मटेरियल. क्रोमैटिन मटेरियल हमें सेल में कब विजिबल होता है? व्हेन सेल इज इन द नॉन डिवाइडिंग स्टेज. बट जैसे ही सेल डिविजन होना होता है, this chromatin material changes and transforms into these structures which we called chromosomes. ये chromosomes हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? when the cell is in the dividing stage. जब सेल डिवाइड कर रहा होगा तभी हमको ये chromosomes दिखेंगे, वरना नहीं. तो when does the chromatin material separate? During cell division. Cell division के टाइम पे this chromatin material separates to form chromosomes. Name the cell organelle which is responsible for the detoxification of poisons and drugs. ये है हमारा smooth endoplasmic reticulum. Name the cell organelle that is associated with protein synthesis. अब protein synthesis हमारा rough endoplasmic reticulum भी करवाता है, और राइबोसोम्स को भी हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं. तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होना चाहिए? ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर विल बी राइबोसोम्स, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन का सिंथेसिस इसलिए ही करवाता है क्योंकि इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. तो द फाइनल आंसर विल बी राइबोसोम इज द सेल ऑर्गेनेल व्हिच इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस. बट अगर आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लिखते हैं, दैट विल नॉट बी रॉन्ग. नाउ वी हैव द MCQs. Who proposed the cell theory? Obviously, Sheldon and Schwann. The powerhouse of the cell is called mitochondria. Within a cell, the site of respiration. अब site of respiration का मतलब है respiration से हमको क्या मिलता है? respiration से हमको ATP मिलता है, एनर्जी मिलती है. तो एनर्जी कहाँ पर सिंथेसाइज होती है? हमारे पावर हाउस में, विच इज द माइटोकॉन्ड्रिया, विच इज कॉल्ड द सुसाइड बैग. लाइजोसोम्स को हम सुसाइड बैग्स बोलते हैं क्योंकि लाइजोसोम के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर सेल में कोई डिफेक्ट आ गया तो ये अपने ही सेल को इनगल्फ कर लेते हैं. राइबोसोम्स आर द सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस.
डबल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, अब कौन सा स्ट्रक्चर है विच इज नॉट डबल मेम्ब्रेन? न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो डबल मेम्ब्रेन. बचा क्या? लाइसोसोम. लाइसोसोम इज अ सेल ऑर्गेनल हैविंग अ सिंगल मेम्ब्रेन. सेल ऑर्गेनल फाउंड ओनली इन प्लांट प्लास्टिड्स, क्योंकि प्लास्टिड्स के अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. हमको ह्यूमंस को फोटोसिंथेसिस करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए only plants have plastids. Rest all of these cell organelles are present in both plants as well as animals. Organisms lacking nucleus and membrane bound organelles are called prokaryotes. Prokaryotes का क्या मतलब होता है? Organisms having a primitive nucleus. Pro means primitive and caryon means nucleus. तो organisms जिनके पास primitive nucleus है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं है और एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है. न्यूक्लियर कंटेंट है हाँ, बट द न्यूक्लियर कंटेंट इज नॉट एनवेलप्ड इनसाइड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एनिमल सेल इज लिमिटेड बाय मतलब उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री कौन सी होती है? ऑब्वियसली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अ प्लांट सेल बिकम्स टर्जिड ड्यू टू, अब टर्जिड का क्या मतलब होता है? टर्जिड का मतलब ये होता है कि स्टिफ हो जाता है. अगर ये हमारा कोई सेल है, इसके अंदर बहुत सारा पानी अगर आ जाएगा तो ये फूल जाएगा, थोड़ा स्वेल अप हो जाएगा. स्वेल अप होने को ही हम टर्म यूज करते हैं टर्जिड. वहीं अगर हमारे सेल के अंदर से सारा पानी बाहर निकल गया, आवर सेल विल श्रिंक. अगर सेल श्रिंक होता है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फ्लैसिड. सो कब हमारा सेल टर्जिड हो जाएगा? जब इसके अंदर वाटर आएगा. अंदर वाटर आने को हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस. Endo means inside, osmosis means movement of water. So the answer is endoosmosis. Solute concentration is higher in the external solution. अब अगर हमने एक बीकर लिया जिसके अंदर कुछ सोल्यूशन है और उसके अंदर एक सेल डाल दिया, अब बाहर का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इस सोल्यूशन को क्या हम बोलेंगे? इस सोल्यूशन को बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन. A cell placed in hypertonic solution will, अगर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में एक सेल को प्लेस कर देते हैं. अब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं हम, कहाँ जाता है? वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इज हायर इनसाइड द सेल और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इज लोअर आउटसाइड द सेल. क्यों? क्योंकि ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है. हाइपरटोनिक सोल्यूशन में बाहर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा बट इन टर्न वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा. तो क्योंकि यहाँ पर हमारा वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज्यादा है तो वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा? हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सेल के अंदर से सेल के बाहर. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एक्सोस्मोसिस. जब सेल के बाहर वाटर मूव कर रहा है, एक्सो मतलब बाहर, ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर. तो क्योंकि एक्सोस्मोसिस हो रहा है और एक्सोस्मोसिस में हमने यहाँ क्या देखा था कि सेल हमारा जाके shrink हो जाएगा. So the correct answer will be the cell will shrink. So this was it for today's video. I hope you have understood all of the questions. और अगर आपने ये question paper ये video देखने से पहले attempt किया है तो kindly give yourself marks out of all the total number of questions. Kindly mark yourself and kindly let me know in the comment box below how much did you score. Thank you so much for watching. Keep learning.